हाय नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे स्पेशल ट्रेनिंग एकेडमी में, जहां आज की टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंसेस के ऊपर। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों। अगर आप रिटायर्ड हैं या रिटायर्ड होने वाले हैं और आप अपने फंड्स को सही तरीके से निवेश कर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों ये यूट्यूब चैनल पे मेरा सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले दिनों में और भी रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों जैसा हमने बताया, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर उन व्यक्ति के लिए इंटरेस्टिंग है जो रिटायर हो चुके हैं और अपना फंड्स किसी भी तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो उनको कम से कम ये वीडियो देख के ये जान लेना चाहिए कि क्या चैलेंजेस उनके एसेट्स में आने वाला है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हम लोग कौन हैं और हम किस लिए ये वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या हमारा इसके पीछे इंटेंशन है। दोस्तों, हम इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर फर्म है। लखनऊ में हमारा दफ्तर है। बाकी ऑल इंडिया हम अपने प्रचार प्रसार से लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। हम एक कमीशन एजेंट हैं, हमें अपनी प्रोडक्ट की सेल पे कमीशन मिलता है एंड दैट इज़ आवर फॉर्मेट ऑफ रेवेन्यू। दोस्तों, हम ये ऐसा तब कर पाते हैं जब हम सही से लोगों को सेविंग्स की ओर मोटिवेट कर पाएँ। तो हम एक सेविंग्स मोटिवेटर हैं और वो करने के लिए हम सेमिनार, वेबिनार, यूट्यूब चैनल्स और इंडिविजुअली मिलकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये था इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड का इंट्रोडक्शन। और आने वाले 20 मिनट, जैसे मैंने कहा, ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अगर रिटायर्ड हैं या रिटायर्ड होने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में जैसा मैंने आपको बताया कि वाई आर वी आर हेयर टू हेल्प रिटायरीज। और आज की टॉपिक और आज का डिस्कशन कंप्लीटली एक रिटायर्ड व्यक्ति या जो रिटायरमेंट के करीब हैं उनके लिए है। तो आज का सेशन, जैसा मैंने कहा, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस हैं जो एक रिटायर्ड इन्वेस्टर्स की ज़िंदगी में आ सकते हैं और हमें उनको फाइनेंशियली कैसे ठीक करना है। और जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है रिटायर्ड इन्वेस्टर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एसएलआर। जैसा मैंने आपको बताया व्हाट इज़ एसएलआर, सेफ्टी की मद्देनज़र, लिक्विडिटी की मद्देनज़र और रिटर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए इन तीनों की बेहतरीन कॉम्बिनेशन से जो एक रिटायर्ड इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, वो क्या है और क्या होना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या अवेलेबल हैं एक रिटायर्ड इन्वेस्टर के लिए ताकि वो उस पर सही से डिसीजन ले पाए। तो इन्हीं बातों को आज के सेशंस में कवर करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आता हूँ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो जिससे एक आम रिटायर्ड आदमी वाकिफ़ होता है। और जनरली आपको आज के दिन में जाएं तो एक एनबीएफसी की फिक्स डिपॉजिट सीनियर सिटीजन को बहुत बेची जाती है, बहुत बताई जाती है, जिसमें कुछ खास नाम यहाँ हैं और भी नाम आपके सामने आ सकते। और ये सब 7 to 7.60% के रिटर्न्स में आपको इंटरेस्ट देती है और ये टैक्सेबल होता है। इंश्योरेंस स्कीम भी आप जानते होंगे ऑब्वियसली, जो बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट कर एन्यूटी लेते हैं लाइफ टाइम। और आरबीआई तो खैर हमारे देश में देती ही रहती है टैक्सेबल बॉन्ड्स के नाम पे। उसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहे डालिए और हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। तो अगर आप प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना के बारे में जानते हैं तो वहाँ भी आप मैक्सिमम 15 लाख लगाकर 9,250 का मैक्स मंथली पेंशन ले सकते हैं। तो अगर हम इन सब प्रोडक्ट्स को कंसोलिडेट करें तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है 625 रुपये से 650 रुपये पर लाख। तो दोस्तों, फिर चैलेंज क्या है? क्या ये 1 लाख पे 650 रुपया मिलना काफ़ी नहीं है, या 630 रुपया मिलना काफ़ी नहीं है? तो दोस्तों, ये तो ठीक है। चलिए, आज के दिन में एक आदमी के पास अगर 1 करोड़ हो रिटायरमेंट के बाद और वो 62,000 रुपये महीने का पेंशन लेने लगता है, उसकी जीवन चल जाएगी। बट चैलेंज कहाँ शुरू होती है वो देखना बहुत ज़रूरी है। भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, आप 80 से 100 साल जिएं। तो अगर आप ऐसा लंबा जिएंगे तो ये 62,000 रुपये आपको 10 साल बाद कम पड़ने लगेगा। दोस्तों, ये है सबसे पहला चैलेंज। और ये 62,000 20 साल बाद और भी कम पड़ने लगेगा। और 30 साल कहीं लंबी भगवान ने आयु दी तो और एकदम आपके लिए ये पीनट बराबर हो जाने वाला है। तो ये जो चैलेंज है, तो आज हम उसी पे बात करेंगे दोस्तों
कि ये जो चैलेंज है ये क्या है। तो की चैलेंज है इन्फ्लेशन, हमारा सबसे बड़ा की चैलेंज है इन्फ्लेशन और महंगाई। तो कैपिटल ग्रोथ becomes a more important issue to talk than capital protection। सो दोस्तों, ये जितने फंड्स मैंने अभी अभी आपको दिखाए थे, ये प्रधानमंत्री योजना, ये पोस्ट ऑफिस, आरबीआई टैक्स फ्री बॉन्ड्स, ये सब कुछ एक कैपिटल प्रोटेक्शन के तहत आपके पास उपलब्ध होता है। आपका 100 रुपया बिल्कुल इंटैक्ट 100 रुपया बना रहता है और ना वो बढ़ता है ना वो गिरता है। तो उसी गारंटी के बेसिस पे आप उसमें निवेश कर देते हैं। बट वहाँ पे जो चीज़ आपको आगे चल के परेशान करने वाली है और वो चैलेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है महंगाई, क्योंकि आपकी पूंजी नहीं बढ़ रही, आपका कैपिटल नहीं ग्रो कर रहा है। तो इन्फ्लेशन इज ए मॉन्स्टर, ये हम सब जान गए। और यही चैलेंज को जब एक रिटायर्ड व्यक्ति पहले पहचान लेता है, समय रहते पहचान लेता है, तो उसकी लाइफ में दिक्कतें नहीं आती हैं। बट अगर उसको पहचानने में आप देर करते हैं तो कभी कभी स्टार्विंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हमारे सामने। तो अगर 4% की एज्यूम्ड इन्फ्लेशन रेट की हम बात करें, जो कि बहुत कम मैं लेके चल रहा हूँ, बहुत कंजर्वेटिव रेट लेके चल रहा हूँ, बट फिर भी अगर 4% के दर से कहीं महंगाई बढ़ती हो तो 10 साल में आपके 1 करोड़ जो है उसकी कीमत मात्र 52 लाख रह जाएगी दोस्तों। तो आपके लिए चैलेंज क्या खड़ा हो गया? चैलेंज ये खड़ा हो गया कि एवरी 10 ईयर्स आपको 30 से 40 लाख रुपए इसमें टॉप अप करने के लिए चाहिए। और वो 40 लाख रुपए अगर आप टॉप अप नहीं करेंगे तो आपका जीवन सुखमय तरीके से नहीं चल पाएगा। आपकी एन्युटी छोटी पड़ने लगेगी, आपके खाने के लिए शॉर्टफॉल होने लगेगा। लेकिन आज ज़्यादातर रिटायर होने वाले लोग और रिटायर हो रहे लोगों के पास पेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए उनके लिए चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बात को जब हम सामने समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे 1 करोड़ के 52 लाख को टॉपअप 40 लाख की कैसे दे सकते हैं, तो शुरू होता है हमारा ये फाइनेंशियल नॉलेज सेशन। और दोस्तों, व्हाट इज द वे आउट? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। तो वे आउट हमारे पास दो ही रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता जाता है मंथली सेविंग करिए, यानी किसी गुल्लक में, किसी छोटे से गुल्लक में कुछ पैसे सेव करने लगिए हर महीने। और जैसे ही आप इसमें सेव करते जाएं करते जाएं करते जाएं और ये गुल्लक को 10 साल बाद फोड़ दीजिए, और फोड़ कर जो भी पैसा आए आप अपने एन्युटी प्रोडक्ट में डाल दीजिए। तो ये एक बहुत सरल तरीका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम गुल्लक में कितना डालें, किस किस तरह के गुल्लक में डालें, और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ़ायदा कमा सकते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। दूसरा तरीका है कि आप इन्वेस्ट स्मार्टली करें। आप पहले से ही ऐसे प्रोडक्ट में डालें जिसमें कैपिटल ग्रोथ होने के भी चांसेस हैं। तो चैप्टर 1 जो हम लोग लेके चल रहे हैं आगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, फाइंडिंग द वेज टू टॉप अप योर एन्युटी प्रोडक्ट्स लाइक एफडीज एक्सेट्रा। तो हम पहला तरीका देखते हैं कि अगर हम एक गुल्लक बना करके उस गुल्लक के अंदर अपने मंथली सेविंग्स को डाल के कोशिश करें कि हम वहाँ पहुँच जाएं, तो क्या तरीका होगा। तो मैंने एक एज्यूम किया कि आपका कॉर्पस 1 करोड़ रुपया अगर लगा हुआ है आज, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप अपना घर का खर्चा अगर 40,000 में चला लेते हैं, हो सकता है कि आपके लिए ज़्यादा या कम हो, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ एक प्रेजेंटेशन देते हुए एज्यूम कर रहा हूँ कि 40,000 में आपका घर चल जाता हो और आपके पास जो बचती है वो 25,000 बच जाता है, तो आपके लिए एक बेहतरीन तरीका है कि उस 25,000 को म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी स्कीम में डालें वाया एसआईपी। सो यहाँ एक शब्द जन्मा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक सिर्फ रेकरिंग डिपॉजिट की तरह एक प्लान का नाम है, बट एक्चुअली में म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी स्कीम में जाने का एक तरीका है, बेहतर तरीका है एसआईपी। क्योंकि इक्विटी स्कीम इस तरह चलती है, और जब वो इस तरह चलती है और आप उसको कभी यहाँ एवरेज रेट पे ख़रीदते हो, तो आपका जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको एवरेज कॉस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। तो 10-10 साल में अगर हम ऐसे गुल्लक को एसआईपी फॉर्मेट में फिल करें और ये एसआईपी को हम 10 साल में तोड़ें, तो हमारा ये 65,000 पर मंथ का जो एन्युटी है ये हमेशा बरकरार रह जाएगा महंगाई के बावजूद। ये रियल टाइम एग्जांपल है कि 10 साल में आपके 46 लाख बन गए, और 12 साल में 64, और कहीं 5 साल एक्स्ट्रा खींच दिया आपने, 15 साल, तो 1 करोड़ बन गया दोस्तों। तो आपने अपना 15 साल में वही कॉर्पस दोबारा खड़ा कर लिया। अगर आप अपने एन्युटी में से 20,000 सिर्फ महीने का बचा लेते हो, तो बड़े आराम से आपकी महंगाई को आप हरा सकते हो, क्योंकि अब आपके पास एक नहीं बल्कि 1 करोड़ और आ गया आपके किटी में।
तो किस में एसआईपी खोलनी है, कब खोलनी है, कैसे खोलनी है, उसके लिए हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए हैं, मौजूद हैं। आप हमें कभी भी, में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर चीज़ें हैं, आप वहाँ कॉल कर सकते हैं और हमारे टीम से बात करके इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं। तो फिर शुरू होता है चैप्टर 2, जहाँ पे फिर मजबूरी में आपको अपने कॉर्पस का एक हिस्सा कैपिटल ग्रोथ में लगाना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप अगर कैपिटल गारंटी फंड के चक्कर में पड़े रह गए तो 10 से 15 साल बाद आपको बहुत मेजर महंगाई की मार पड़ेगी। तो इसलिए कैपिटल ग्रोथ वाले फंड्स की बात समझनी चाहिए आपको। तो चैप्टर 2 में हम आपको यही बताने जा रहे हैं दोस्तों। उससे पहले आरबीआई का एक सर्वे आया है कि 95% भारतीय ज़्यादातर कैपिटल प्रोटेक्शन प्रोडक्ट को तो बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, जैसे मैंने कहा आरबीआई बॉन्ड, प्रधानमंत्री योजना, एलआईसी इंश्योरेंस स्कीम वगैरह वगैरह। बट वो जब बात आती है कैपिटल ग्रोथ वाले स्कीमों को पहचानने की, तो ये घबराहट में या फिर नॉलेज की कमी होने के कारण फेल हो जाते हैं। और ये फेल ना हो इसलिए ये सेशन का अगला पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कैपिटल ग्रोथ वाली स्कीमें भी हमारे देश में एक्चुअली में डिवाइडेड हैं टोटल 6 कैटेगरी में, जिसको हम लोग लो से वेरी हाई कैटेगरी में बांटते हैं। तो सेबी ने आपको रिस्कोमीटर के नाम पे एक अपना सिंबॉलिक तरीका बताया है कि कौन कौन से स्कीमें, कौन कौन सी प्रोडक्ट फॉल करती है किस कैटेगरी में। तो दोस्तों ये जो 10-20% रिटर्न की जहां कैपिटल ग्रोथ होने की उम्मीद होती है, ऑब्वियसली इसका जो सफ़र है ये कुछ ऐसा है, और जो ये वाला है इसका सफ़र कुछ ऐसा है। सो कैपिटल ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली आप अपने रिटायरमेंट की पूंजी ऐसी जगह नहीं लगाना चाहेंगे जहां कभी आपको 100 और कभी सीधा 50 दिखने की उम्मीद हो। तो इसीलिए ये कैटेगरी भी आपके लिए सूटेबल नहीं है। और ये कैटेगरी आपके लिए इसलिए सूटेबल नहीं है कि इतना तो आपको मिल ही रहा है फिक्स डिपॉजिट और अपने दूसरे स्कीमों में। तो आपको इस बीच का कोई एक कैटेगरी पकड़ना पड़ता है जिसे हम मॉडरेट कैटेगरी कहते हैं दोस्तों, और जहाँ पे ऑब्वियसली इक्विटी इस्तेमाल ज़रूर होता है, यानी शेयर बाज़ार में निवेश की जाती है मगर वो बैलेंस तरीके से की जाती है। तो आज मैं इसी स्कीम का आगाज़ करते हुए आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री कहता है कि अगर कैपिटल ग्रोथ चाहिए तो आपको इक्विटी चाहिए, बिना इक्विटी के काम होगा नहीं। तो ऑब्वियसली इक्विटी कितना चाहिए ये हमें तय कराता है हमारा रिस्कोमीटर, किस म्यूचुअल फंड की स्कीम हम चुनने वाले हैं और उसकी क्या रिस्क कैटेगरी है, यही हमें समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों कितना इक्विटी का रिस्क लेना है ये बात हम यहाँ समझाना चाहते हैं। तो दोस्तों दो तरीके हैं, आप खुद अपनी फिक्स डिपॉजिट वगैरह के साथ साथ 20% का कोई इक्विटी फंड खरीद लें, 15-20% अपने पोर्टफोलियो का उसमें लगा दें। दूसरा तरीका है कि आप ऐसा कुछ ना करें, आप अपने रिटायरमेंट के प्रोसीड में से जो भी हिस्सा सोचते हैं सही है उसे डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, म्यूचुअल फंड के इस डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड को जनरली लोग बैफ कहते हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, एक रिटायर्ड व्यक्ति के लिए बड़ा अहम नाम है ये। आप इस पे और चर्चा करना चाहते हैं, मैंने जैसे कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर्स हैं, हम लोग से पूछिए व्हाट इज बैफ और एक्सप्लोर करिए बैफ कैटेगरी को, बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे में से एक हिस्से को फिक्स डिपॉजिट या फिक्स बॉन्ड्स में लगाऊंगा जहां पे गारंटीड इनकम मिलेगी, और थोड़े से पैसे को मैं इक्विटी में लगाऊंगा जहां से मुझे थोड़ा सा कैपिटल ग्रोथ मिलेगा। और दोनों में से कौन सा रेशियो किस वक्त कितना रखना है इसको मैं डायनामिकली एडजस्ट करता रहूंगा अपने फॉर्मूले से। तो इसी खूबी को बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं। तो दोस्तों ये व्हाट इज बैफ, ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है एक रिटायर्ड सिटीजन के लिए। वहां पे हम कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि हमें बैफ कैटेगरी यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड जो म्यूचुअल फंड्स लागू करती है उसमें आपको लगा देना चाहिए अपना पैसा। और उसमें क्या फायदा है, व्हाट इज बैफ? बैफ इज अ कैटेगरी जहां डायनामिकली इक्विटी और डेट के बीच में रेशियो चेंज होता रहता है, किसी में वो बढ़ाते हैं किसी में घटाते हैं, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। और वहाँ क्वांट बेस्ड मेथडोलॉजी से फंड मैनेजर की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस से इक्विटी बढ़ाया भी जाता है और इक्विटी गिराया भी जाता है, और ओपन एंडेड होता है, टैक्स एफिशिएंट। इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि 1 साल बाद अगर कोई भी कैपिटल ग्रोथ इसमें आपको मिलता है वो लॉन्ग टर्म में ऐड होता है और मात्र 10% टैक्सेशन स्लैब में जाती है। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के नज़रिए से देखें, कुछ कंपनियां हैं जिनका 15 साल हो चुका है बैफ में चलाते हुए, ज़्यादातर बैफ अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं 1 साल 1.5 साल, इसलिए उनका नाम यहाँ नहीं आ रहा। तो आप ये मत समझिएगा मैं यही बैफ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है।
मैं सिर्फ वो शीट दिखा रहा हूँ जो 15 साल जिनके हो गए हैं। अदरवाइज बैफ कैटेगरी में बहुत सारी और स्कीमें हैं जिसमें एसबीआई जैसे दिग्गज का भी नाम है, और साथ साथ आपको मिरई बैफ है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का बैफ है, ऐसे बहुत सारे बैफ फंड्स आपको और बाज़ार में मिलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली इस तरह से 5 साल की रिटर्न देखें, 10 साल की रिटर्न देखें, अगर आप 3 साल की रिटर्न देखें, सभी में ये सब अच्छे से हरा रहे हैं और अपने ऑर्थोडॉक्सिकल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को, और साथ में आपको कैपिटल ग्रोथ दे रहे हैं। तो ज़रूर अपने डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंशियल एडवाइज़र और फ्रेंड से पूछें कि बैफ होता क्या है, किस तरीके से इसमें और क्या क्या खतरे आपको हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा, बैफ को इन्वेस्ट करने के लिए कोई खतरा नहीं है, सिवाय बस इतनी बात के कि इसमें इक्विटी का पोर्शन होने के कारण इसका चाल थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, थोड़ा, बिकॉज वो मैनेज जब तक करेंगे इक्विटी को बेचना और ख़रीदना, तब तक वो झटके आपको मिल सकते हैं टेम्पररी, बट अदरवाइज इसकी ग्रोथ हमेशा बढ़िया रहती है। और एक अच्छे फंड मैनेजर्स का बैफ फंड अगर आप उठाते हैं तो आपको ज़रूर ही रिटर्न्स बढ़िया मिल रहा है। कुछ लोग बैफ में लगा के शांति से फिक्स्ड मंथली इनकम लेने लगते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि फंड बढ़ रहा है या गिर रहा है। वो कहते हैं मेरे को मंथली देते रहो, मुझे पता है कि तुम 12 साल 10 साल बाद बढ़ तो जाओगे ही, तो मुझे मेरा मंथली देते रहो। सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ इंजॉइंग योर बैफ। कितना अमाउंट फिक्स करना चाहिए? 1 लाख पे 650 रुपये, जैसा मैंने पहले दिखाया था, गवर्नमेंट की एन्यूटी रेट है। तो अगर आप 1 लाख पे 650 रुपये के रेट से विड्रॉल करने लगते हैं तो आप बहुत आराम से 65,000 रुपया महीने का खाते रहिए। इस बीच आपका फंड ऊपर और नीचे दोनों जो भी हो होता रहेगा। तो आइए एक नमूना देख लेते हैं फटाफट, एक रियल टाइम लाइव एसडब्ल्यूपी केस स्टडी देख लेते हैं। तो आइए, मैंने यहाँ पे आईसीआईसीआई फंड को चुना, और आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड, क्योंकि उसकी अवधि लंबी हो चुकी है तो मैंने उसको चुना। और यहाँ पे मैं उसमें ये मान लेता हूँ कि आपने 1 करोड़ डाला है, तो यहाँ देखिए मैंने 100, 1 2 ठीक है, 1 करोड़ रुपए का यहाँ निवेश कर दिया। तारीख मैंने चुनी आज से 10 साल पहले की, यानी 2011 मैंने पिक कर लिया, और 2011 का मैंने जनवरी पकड़ लिया, जून पकड़ लिया। तो यहाँ मैंने निवेश किया 2011 में, और मैंने एज पर फार्मूला जो मैंने आपको बताया 65,000 रुपये का विड्रॉल इसके अंदर डाल दिया। 2011 में मैंने निवेश किया और अगले साल से विड्रॉल लेना शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द एसडब्ल्यूपी 2012, और आज तक ले रहा हूँ। तो जरा क्लिक करके देखता हूँ सबमिट करके डेटा क्या आता है। तो दोस्तों हम इस डेटा को देखना चाहेंगे। यहाँ पे बहुत मज़ेदार डेटा आपके सामने कि जो आदमी टोटल विड्रॉल कर सका है, 123 किस्त ले चुके हैं आप, और 79 लैक्स निकाल चुके हैं। 79 लैक्स आप ऑलरेडी खा चुके हैं। एंड व्हाट इज द वैल्यू टुडे? द वैल्यू इज 2 करोड़ 15 लाख, 2.15 करोड़। तो देखिए यही है मजा जो मैं आपको बताना चाहता था कि आपने लगाया 1 करोड़, और 10 साल बाद आज 2022 में आपके पास करीब करीब 11 साल हो गए, आपका 2 करोड़ 15 लाख रुपए बन गया। तो कैपिटल ग्रोथ हो गया ना दोस्तों आपको? क्यों हो गया? क्योंकि 12% की रिटर्न थी और आप विड्रॉ कर रहे हो सिर्फ 6,500 या 650 रुपये लाख। तो आपका जो बचा हुआ पैसा था वो कंपाउंड होके अपने नॉर्मल ग्रोथ को बीट कर गया। ना व्हाट इज द रिस्क है? रिस्क कुछ भी नहीं था, बस ये जो रास्ता है देख रहे हैं आप, ये कभी नीचे कभी ऊपर, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ आपकी पूंजी को थोड़ा हिलाता है। एक समय तो कोरोना वाला आया, कोविड का आया, देखिए यहाँ पे थोड़ा गिरा था, लेकिन फिर भी इसने आपको आराम से बचाते हुए यहाँ निकाल लिया। तो फंड मैनेजर जो ये एक्सेस इनकम आपके लिए जनरेट करता है थ्रू इक्विटी, इसी को बैलेंस एडवांटेज फंड कहते हैं दोस्तों। तो आपने ये देख लिया एसडब्ल्यूपी का मज़ा, और आप समझ गए कि दोस्तों एसडब्ल्यूपी के ज़रिए आराम से पैसा लिया सकता है। आपने एक नमूना अभी अभी देखा, मैं उस फंड को फिर बोल रहा हूँ डिस्क्लेमर के साथ, मैं कोई किसी की बिक्री या किसी फंड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको एक बैफ कैटेगरी का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। आप किसी में भी 10 साल की इस तरह की हिस्टोरिक रिसर्च करेंगे, आपको यही प्राप्त होगा दोस्तों, जो कैपिटल ग्रोथ की स्टोरी मैंने बताई। तो दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिटायर होने के बाद बैफ तो ले लेंगे, समझ गए मेरी बात, लेकिन वो एसडब्ल्यूपी के बजाय डिविडेंड इनकम प्रेफर करते हैं। सो दोनों ऑप्शन है, आप या तो एसडब्ल्यूपी यानी फिक्स लेते रहिए, या कहिए कि नहीं जितना ग्रोथ है मुझे वही दो, मुझे ग्रोथ से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ताकि मेरी पूंजी कभी भी हिले नहीं। हालांकि डिविडेंड इनकम बहुत प्रेफरेबल मोड भारत में अब नहीं है, क्योंकि ये टैक्सेबल है पूरी तरह, और एसडब्ल्यूपी के केस में आपको काफ़ी फ़ायदा है टैक्स का।
क्योंकि वहाँ जो विड्रॉल अगर 1 साल बाद आप शुरू करेंगे तो एक तो वो कैपिटल गेन में जाएगी, दूसरी म्यूचुअल फंड में लगती है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसके चलते आपके सिर्फ गेन पोर्शन पे टैक्स लगता है। तो चलिए ये बात तो साबित हो गई म्यूचुअल फंड सही है दोस्तों, और म्यूचुअल फंड सही है का ये बैफ एक बड़ा अच्छा नमूना है। ये रिटायर्ड लोगों को इतनी अच्छी तरह से अपने एसेट मैनेज करने का ऑप्शन दे रहा है कि दोस्तों वी आर प्राउड ऑफ दिस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज। सो बैफ को इग्नोर मत करिएगा, दिस इज गुड। आपको अगर कहीं से भी सेफ्टी एंगल में म्यूचुअल फंड पे ज़रा भी डाउट होता है तो मैं आपके उस डाउट को आज दूर करना चाहता हूँ इस सेशन में कि दोस्तों म्यूचुअल फंड से भी रेगुलेटेड होने के कारण दुनिया के सबसे बेहतरीन एक विजिलेंस एजेंसी से रेगुलेटेड है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आप महसूस कर सकते हैं सेफ्टी। म्यूचुअल फंड में स्ट्रक्चरली देयर इज़ सच अ कंस्ट्रक्शन कि उसमें कभी भी आपका रुपया लेके कोई भाग नहीं सकता। प्रोफेशनल अप्रोच है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आपको जो चीज़ चाहिए था, जैसे मैंने बैक में कहा कि इक्विटी और डेट के बीच में वो बैलेंसेस खुद रिक्रिएट करते हैं, या अगर इक्विटी फंड है तो उसे उस तरह से मैनेज करते हैं, तो एक प्रोफेशनल अप्रोच है। और ट्रांसपेरेंट होना एक बहुत बड़ी बात है आज के इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। रोज़ एनएवी आता है, भाव आपको रोज़ मिलता है। हमारी जैसी कंपनी आपको आपके ऐप पे और वेबसाइट में दोनों जगह आपकी पोर्टफोलियो डेली अपडेट कर देती है। आप सीधा एक क्लिक करेंगे और आपको आपकी पोर्टफोलियो डिटेल्स एट ए पोर्शन मिल जाती है कि व्हाट इज़ द वैल्यू टुडे और आपका कितना रिटर्न चल रहा है। तो ये जो आपको जिस चीज़ से मतलब है वो एक क्लिक पे आपके डैशबोर्ड पे ही उपलब्ध हो जाता है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात होती है कि म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ अकाउंट है जिसमें कई सारे लोग पैसा डालते हैं, तो वो जो फंड है वो डाइवर्सिफाई कर पाता है अपने आप को, तो उससे उसका रिस्क ऐसे ही कम हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट्स या कम खतरा लेना है या ज़्यादा खतरा लेना है, इसके हिसाब से आप अपनी ऑब्जेक्टिव वाइज प्रोडक्ट को चुनाव कर सकते हैं। सम अप करूं तो महंगाई को हराना कैसे था, इसी बात से ये पूरा आज का वीडियो था। और दोस्तों थ्रू एसआईपी हमने सीख लिया कि गुड इक्विटी फंड चुनिए, अच्छा एसआईपी लगाइए, और 10-20 हज़ार रुपये महीने का अगर निकाल सकते हैं तो 1 करोड़ रुपया 15 साल में बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम आराम से बना सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं कैपिटल ग्रोथ के लिए सीधा, तो बैफ कैटेगरी एक बहुत इंपॉर्टेंट है विथ एसडब्ल्यूपी। और दोस्तों प्लीज़ एंड में अभी बने रहिए और ज़रा सा ये बात इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने मोबाइल पे नंबर सेव कर लीजिए। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, ये जो हमारा नंबर है 9307218766 इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी क्वेरी के लिए आप बात कर सकते हो। और जैसा हमने आपको पहले ही डिस्क्लेमर में बताया था कि हम यहाँ पे कमीशन एजेंट हैं, हम एडवाइजरी या प्रोडक्ट को पुश नहीं करते। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप हमसे प्रोडक्ट लेंगे और हमें उसका कमीशन प्राप्त होगा। एटलीस्ट एक एसआईपी ज़रूर खोलिए दोस्तों, अगर आप रिटायर्ड हैं तो मत इग्नोर करिए इस बात को, यानी अपने गुल्लक में इन्फ्लेशन के नाम का चाहे 1000 रुपया चाहे 5000 रुपया महीने की एसआईपी ज़रूर डालिए, जिससे हर 10 साल में निकाल के आप अपने एफडी को टॉपअप कर पाएँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है। और जो भी आपके पास फंड्स ऑलरेडी बैंक एफडी में लगे हुए हैं उनमें से कुछ पोर्शन आप बैफ के नाम का एलोकेट ज़रूर करिए और वहाँ 650 रुपया प्रत्येक लाख का विड्रॉल लेना शुरू कर दीजिए। चार्जेस एंड फीस पे मैं फिर से समअप करूं कि हम कोई फीस नहीं लेते, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बहुत सारे ऐसे भारत में लोग और भी हैं जो फीस लेते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो कमीशन नहीं लेते। हम चूंकि कमीशन लेते हैं इसलिए हम फीस नहीं लेते। हमें जो भी कमीशन मिलता है वो एक्सपेंस रेशियो में से मिलता है। सो ये हम अपने हर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स में डिस्क्लोजर के नाम पे ज़रूर देते हैं जब आप हमारे थ्रू निवेश करते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो एक हमारे कलीग मिस्टर मोहित गुप्ता, को फाउंडर ऑफ इन्फिनिटी फिनसर्व, उनका भी ज़रूर देखिएगा अबाउट एसडब्ल्यूपी, जहां और डिटेल में एसडब्ल्यूपी समझाई गई है। तो अगर आपके पास टाइम हो और आप अगली बार फिर से हमारे चैनल पे आएँ तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको चैनल पे आने वाले लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। एक रिटायर्ड इंडिविजुअल जिसे भी आप जानते हो या किसी ग्रुप में आप जुड़े हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। एंड हैव अ नाइस टाइम एंड हैव अ नाइस डे। हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।